पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2001 से लेकर के 2021 तक, उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर को दी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, अब जरा इसको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हो। मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है, जोफ्रे चौसर को क्या कहा? द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। अब जो चौसर थे वो एक इंग्लिश पोइट, ऑथर, सिविल सर्वेंट, बेस्ट नोन फॉर कंट्रोवर्सी टेल्स। और जोफ्रे चौसर जो है वो किसके लिए? कंट्रोवर्सी टेल्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वह कविता और कहानियों के लिए मिडिल इंग्लिश का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने वाले पहले बड़े लेखक थे जिससे लिटरेचर आम लोगों तक पहुंच पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है कि वेन वाज अर्नोल्ड्स एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पब्लिश्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का एक एसे है, एक निबंध है जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये कब पब्लिश हुआ आपको ये बताना है। तो बी ऑप्शन 1865 में इसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, चलो इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम बाज पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश हुआ? 1865 में ये पब्लिश हुआ। इट इज वन ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल एसे। इन दिस एसे अर्नोल्ड एक्सप्लेन्स ट्रू रोल ऑफ द क्रिटिक्स। बोला गया है कि जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम है वो 1865 में पब्लिश हुआ है और ये मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे असरदार क्रिटिकल एसेज में से एक है। इस ऐसे में अर्नोल्ड एक क्रिटिक्स की असली भूमिका बताते हैं कि आखिर एक क्रिटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। एक लिटरेरी काम का, जो लिटरेरी वर्क होते हैं उसका एनालिसिस करते समय एक क्रिटिक्स को क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इन सब चीजों को वो बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है, देखो, who made the observation about Sally that he is a beautiful and ineffectual angel waiting in the void his luminous wings in vain। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका अच्छे से मतलब समझ लीजिए, फिर आगे। ये जो प्रसिद्ध टिप्पणी है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने पीबी शैली के बारे में की थी, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, उन्होंने शैली को इस प्रकार कहा, अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल। मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड का अर्थ ये था कि शैली एक अत्यंत सुंदर, आदर्शवादी और कल्पनाशील कवि थे जिनके विचार ऊंचे और पवित्र थे, जैसे कोई सुंदर देवदूत हो उस तरीके के विचार थे। लेकिन अर्नोल्ड के अनुसार शैली के विचार व्यवहारिक जीवन से जुड़े नहीं थे। उनके आदर्श समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो पाए। वे केवल कल्पना और भावनाओं की दुनिया में उड़ते रहे। इसलिए अर्नोल्ड ने उन्हें सुंदर लेकिन निष्फल देवदूत कहा, यानी कि जो अपने चमकदार पंख व्यर्थ ही शून्य में फड़फड़ाता रहा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अर्नोल्ड के अनुसार शैली महान, प्रतिभाशाली और आदर्शवादी तो थे, परंतु उनके विचार व्यवहारिक प्रभाव नहीं डाल सके जितना डालना चाहिए। तो ये जो लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, किसके? पीबी शैली के बारे में। तो पीबी शैली के बारे में किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चौथा क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए क्या बोला गया है इसमें। बोला गया हु हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पोएट्री इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से पोएट्री को किसने हाईलाइट किया? तो इस तरीके से पोएट्री को हाईलाइट करने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। जरा मैं पढ़ देता हूं। मोर एंड मोर मैनकाइंड विल डिस्कवर दैट दे हैव टू टर्न द पोएट्री टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस। बोला गया ज्यादा से ज्यादा इंसान ये जानेंगे कि उन्हें हमारे लिए जीवन का महत्व समझने, उन्हें दिलासा देने, हमें सहारा देने के लिए कविता की ओर रुख करना होगा। To sustain us. Without poetry, our science will appear incomplete, and more of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry। मतलब ये हुआ कि कविता के बिना हमारा विज्ञान अधूरा लगेगा और धर्म और दर्शन के लिए जो कुछ भी अब हमारे पास है उसकी जगह कविता लेगी। मैं थोड़ा और सरल ढंग से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा समझो कि इसको और इजी कैसे करें।
ये जो लाइनें हैं वो स्टडी ऑफ पोइट्री से ली गई हैं और मैथ्यू अर्नोल्ड का ये स्टेटमेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना था, अब क्या मानना था, मोर एंड मोर मैनकाइंड विल डिस्कवर, कि भविष्य में मानव जाति जीवन को समझने, सांत्वना पाने या मानसिक सहारा लेने के लिए कविता की ओर अधिक से अधिक झुकेगी। जीवन उनके अनुसार तो यह था कि केवल विज्ञान जीवन की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, आप विज्ञान के सहारे पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। पारंपरिक धर्म और दर्शन की प्रभावशीलता कम हो रही है, क्योंकि इनके जमाने में ऐसा था, जो ट्रेडिशनल रिलीजन था वो कम हो रहा था, फिलॉसफी कम हो रही थी, लोग विज्ञान की ओर मूव कर रहे थे, तब उन्होंने ये लाइनें लिखी थी। ऐसे में कविता ही जीवन की सच्ची व्याख्या करेगी। अर्नोल्ड मानते थे इस बात को कि जो उनकी पोइम्स हैं वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हैं, यानी कि अपनी पोइम्स को, कविताओं को उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और उससे मानव जीवन का उच्चतम सबसे ज्यादा मार्गदर्शक भी माना। अर्थात इन लाइनों के माध्यम से मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि भविष्य ही जीवन की व्याख्या, सांत्वना और आधार का प्रमुख साधन बनेगी। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कौन से वर्क में? अपने द स्टडी ऑफ पोइट्री में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड। और ये इसकी पूरी व्याख्या है, व्याख्या वही है जो मैंने अभी बोली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसे नहीं पढ़ूंगा। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। पांचवें क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी। मैं आपको स्कॉलर जिप्सी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इसके अलग से क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूं आपको। इसमें यह बोला गया है कि कौन से लैंडस्केप को इमेजिन किया गया है स्कॉलर जिप्सी में, तो इसकी सेटिंग ऑक्सफोर्ड साइड है, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सफोर्ड साइड। जरा यहां से आप समझो इसको अच्छे से। ऑक्सफोर्ड साइड की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉलर जिप्सी ये क्या है? पास्टोरल मोड है, इनवोकिंग द शेफर्ड, इनवोकिंग अ शेफर्ड एंड डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीज ऑफ अ रूरल सीन विद ऑक्सफोर्ड इन द डिस्टेंस। बोला गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने द स्कॉलर जिप्सी की शुरुआत एक पास्टोरल अंदाज में की है, देहाती अंदाज में की है, जिसमें उन्होंने एक चरवाहे का जिक्र किया है और दूर ऑक्सफोर्ड के साथ एक गांव के नजारे की खूबसूरती बताई है। जब आप इस पोइम को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अगली लाइनों में उन्होंने ये भी बताया है थोड़ा सा कि द स्कॉलर जिप्सी जो है वो कब आई है? 1853 में। पोइम किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। बेस्ड ऑन अ 17th सेंचुरी, और ये 17वीं शताब्दी पर आधारित है, ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल। और जोसेफ ग्लैनविल की एक वर्क था जिसका नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में आई थी, उस पर आधारित है। तो द स्कॉलर जिप्सी कब आई है? 1853 में। किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और ये जो कविता है वो जोसेफ ग्लैनविल की एक वर्क था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में आया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी की ऑक्सफोर्ड कहानी पर आधारित है। कविता में इस्तेमाल किया गया नजारा ऑक्सफोर्ड शायर का है, ध्यान बनाए रखना। तो ये बर्ड। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड अबाउट मिल्टन दैट ही इज आवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, आवर फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल। बाय स्टाइल में हमारे पहले महान कलाकार हैं, ग्रैंड स्टाइल में हमारे पहले दर्जे के मास्टर हैं। ऐसा ऐसी तारीफ करने वाला व्यक्ति कौन था? मैथ्यू अर्नोल्ड ही थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में इन लाइनों को समझाता हूं क्या है। ये जो लाइनें हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन के बारे में कही हैं, और ये विचार उनका ऑन ट्रांसलेटिंग होमर एक वर्क है उसमें मिलती हैं ये लाइनें। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार जो मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के पहले महान कलाकार थे जिन्होंने ग्रैंड स्टाइल का उत्कृष्ट प्रयोग किया, सबसे ज्यादा प्रयोग किया। उनकी भाषा बहुत सीरियस, प्रभावशाली और गरिमामय होती थी। जब भी आप उनके वर्क पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ग्रैंड स्टाइल उनका। उनके काव्य में उच्च विचार देखने को मिलते, भव्यता देखने को मिलती, कलात्मक परिपक्वता देखने को मिलती। ठीक है, अर्नोल्ड ने माना कि मिल्टन ने अंग्रेजी कविता को एक ऊंचा और शास्त्रीय स्तर प्रदान किया। अर्थात हम थोड़ा संक्षेप में ये कह सकते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा जॉन मिल्टन के लिए कहा गया है, जिसमें उन्होंने मिल्टन की भव्य और उच्च शैली की प्रशंसा की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसकी प्रशंसा की? मिल्टन की भाई। आगे, अब यहां तक तो हम सब कुछ बता ही चुके हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, है ना।
ये सब बता ही चुके हैं। हम आगे देखते हैं कुछ बताने लायक है। हाँ, एक पॉइंट है बस बताने लायक, वो क्या है, ये जो क्रिस्टोफर रिक्स थे रोट मिल्टन ग्रैंड स्टाइल। क्रिस्टोफर रिक्स ने मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल लिखा था, ठीक है। अगला 7वां क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज proposed by Matthew Arnold as the essence of criticism. The function of criticism at the present time में मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म के एसेस के तौर पर क्या प्रपोज किया है। तो क्या पहला अफर्मेशन, यानी कि सी ऑप्शन पे हम जाएंगे, डिस इंटरेस्ट, क्या है, डिसइंटरेस्टेडनेस, सी डिसइंटरेस्टेडनेस। देखो इसको समझो, क्या कहा गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने एसी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था, में क्रिटिसिज्म के एसेस के तौर पर डिसइंटरेस्टेडनेस को प्रपोज किया। तो किसको प्रपोज किया, डिसइंटरेस्टेडनेस को, ठीक है। आगे 8वां क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा। 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि who in the world as India argues that English can be the only common unifying language of India. The world as India में किसने तर्क दिया कि इंग्लिश ही इंडिया की एकमात्र आम एकजुट करने वाली भाषा हो सकती है। तो सुसान सोनटैग ने, कौन सा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सुसान सोनटैग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9 नंबर का। 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेलिसियस एवोल्यूशंस ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री। बोला गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री के अनुसार कविता के कौन से दो गलत मूल्यांकन हैं। तो कविता के दो गलत मूल्यांकन कौन है, बी और डी पर आप जाइएगा, ठीक है। एक तो आपको पर्सनल एस्टिमेट ये गलत है, और डी हिस्टोरिक एस्टिमेट, ठीक है। बी एंड डी किस में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी एंड डी। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, क्या कहा गया है। अगर हम पर्सनल एस्टिमेट की बात, पर्सनल एस्टिमेट एंड हिस्टोरिक estimate are fallacious evolution of the poetry according to Matthew Arnold the study of poetry. पर्सनल एस्टिमेट एंड हिस्टोरिक एस्टिमेट मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री के अनुसार कविता के गलत मूल्यांकन है। आगे बोला गया है द स्टडी ऑफ पोएट्री वाज परहैप्स अर्नोल्ड मोस्ट फेमस इज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द स्टडी ऑफ पोएट्री शायद लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अर्नोल्ड का सबसे महसूर निबंध था। फिर बात करते हैं द हिस्टोरिक एस्टिमेट प्लेसेस द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट अबव द वैल्यू ऑफ द आर्ट इटसेल्फ। हिस्टोरिक एस्टिमेट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आर्ट की वैल्यू से ऊपर रखता है। और लास्ट में क्या बोला है पर्सनल एस्टिमेट के बारे में, जरा सारी चीजें देख लीजिए। पर्सनल एस्टिमेट पढ़ने वाले के पर्सनल टेस्ट, पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है, जो कविता के फैसले पर असर डालता है। अर्नोल्ड का कहना है कि ये दोनों एस्टिमेट गलत होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया है कि विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इज स्ट्रक्चर्ड एज अ प्ले विद इन अ प्ले। शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी एक नाटक के अंदर एक और नाटक के तौर पर बनी है, प्ले विद इन अ प्ले। तो वो कौन सा है, डी टेमिंग ऑफ द श्रू। कौन सी, टेमिंग ऑफ द श्रू शेक्सपियर की ऐसी कॉमेडी है जिसे प्ले विद इन अ प्ले, यानी कि एक नाटक के अंदर एक और नाटक के तौर पर बनाया गया, क्योंकि इसमें कई प्लॉट स्ट्रक्चर हैं, ध्यान बनाए रखना। इसमें भी बहुत सारे प्लॉट स्ट्रक्चर ये सब चीजें आपको मिलेंगी देखने को। इसमें फ्रेमिंग, प्लॉट और ट्रिपल एक्शन प्ले हैं, जिसमें इंडक्शन शामिल है, क्रिस्टोफर स्लाई और उसके साथ की गई चाल, ठीक है, जो प्रैंक किया गया था वो। मुख्य प्लॉट में पैट्रिसियो और कैथरीना जो कि एक जिद्दी शैतान है ना, कोर्टशिप को दिखाया गया। ये सारी चीजें आप जब इसको पढ़ोगे तो पूरी की पूरी कहानी इसमें आपको देखने को मिलेगी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, और ये भी हमारा, जितने भी हमने ये कलर्ड कर रखे हैं ये सभी पूछे हुए हैं, ध्यान बनाए रखना। इन विच सोसाइटी डज अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की में अर्नोल्ड खुद को किस समाज में रखते हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड
इंग्लिश सोसाइटी को 3 वर्गों में डिवाइड किया था, ठीक है? तो अपने आप को कौन से वर्ग में रखते हैं, वो आपको बताना है, तो फिलिस्तीन, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे फिलिस्तीन किसको इंडिकेट करता था, जरा समझो एक्सप्लेनेशन में। कल्चर एंड एनार्की, मैथ्यू आर्नोल्ड प्लेसेस हिमसेल्फ एज अ फिलिस्तीन। अच्छा, कल्चर एंड एनार्की के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो आपको बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो वहां से मैंने मैथ्यू आर्नोल्ड के जितने इंपॉर्टेंट वर्क हैं सबको डिटेल कर दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लें। टोटल पीजीटी के नाम से, इंग्लिश पीजीटी करके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी एकदम सीक्वेंस से। द टर्म फिलिस्तीन अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड रेफर्स टू द मिडिल एज। हमने क्या बताया, जो कल्चर एंड एनार्की में मैथ्यू अर्नोल्ड ने खुद को फिलिस्तीन की कैटेगरी में रखा, तो फिलिस्तीन का मतलब मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास। अर्नोल्ड का मानना था कि वह मिडिल क्लास से है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का बोला गया है कि ब्लीक हाउस में एक कैरेक्टर होता है हेरोल्ड स्किम्पोल, किसका कैरिकेचर है, ठीक है? हेरोल्ड स्किम्पोल इन ब्लीक हाउस इज अ कैरिकेचर ऑफ, तो आपको वही बताना है, तो लेह हंट, ली हंट, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर पे क्या बोला गया है, विच टर्म हैज बीन यूज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन हिज कल्चर एंड एनार्की फॉर द मिडिल क्लास। अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी कल्चर एंड एनार्की में मिडिल क्लास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, तो फिलिस्तीन शब्द इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द, फिलिस्तीन। अब यहीं पर हम बाकी भी टर्म बता देते हैं। जैसे बारबेरियन था, तो बारबेरियन अरिस्टोक्रेट क्लास के लिए यूज किया गया था, फिलिस्तीन मिडिल क्लास के लिए, और जो पापुलेस था वो वर्किंग क्लास के लिए यूज किया गया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्वयं को फिलिस्तीन वर्ग से जोड़ते हैं क्योंकि वे मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से थे, इसलिए, ठीक है? चलो, अब आगे इसको बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार में ये सब चीजें डिस्कस कर दी यहीं पर, ठीक है? ये पूरा का पूरा, बस इतना ही ध्यान बनाए रखना है। यहाँ पे बारबेरियन जो था वो अरिस्टोक्रेट क्लास था, फिलिस्तीन मिडिल क्लास था, पापुलेस वर्किंग क्लास था। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, बोला गया है कि हु हैज रिटन कल्चर एंड एनार्की। अगर हम कल्चर एंड एनार्की की बात करें तो इसको किसने लिखा है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है कल्चर एंड एनार्की, तो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? कल्चर एंड एनार्की कब 1869 में आया था, ये भी ध्यान बनाए रखना। इस पुस्तक में कल्चर यानी कि स्टडी ऑफ परफेक्शन की बात की गई थी, और एनार्की का मतलब बिना डायरेक्शन के या मानक स्थिति के, एनार्की अराजकता की बात कही गई थी। उन्होंने विक्टोरियन इंग्लैंड की सामाजिक आलोचना की है, जो विक्टोरियन इंग्लैंड था, इस क्वेश्चन के अंदर। तो जरा चलो हम लोग एक बार अच्छा इसको डिटेल भी कर देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कल्चर एंड एनार्की जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बड़ी क्रिटिसिज्म की किताब है, जो कि 1869 में पब्लिश हुई थी। इसमें अर्नोल्ड कल्चर, जिसे वे परफेक्शन की स्टडी कहते हैं, क्या कहते हैं ये, ठीक है? ध्यान बनाए रखना, द स्टडी ऑफ परफेक्शन विद अनार्की, द प्रिवलेंट मूड ऑफ इंग्लैंड देन न्यू डेमोक्रेसी विच लैक्ड स्टैंडर्ड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। जो इंग्लैंड के उस समय की नई डेमोक्रेसी का आम मूड था, जिसे स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड दिशा की समझ की कमी थी, ठीक है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे पहले थंडर क्रैशेस फ्रॉम द रॉक टू रॉक कैटरेक्ट रिप्लाई। चट्टान से बिजली कड़कती है, चट्टान को मोतियाबिंद जवाब देते हैं, बिजली हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है, तेज धारें टूट पड़ी हैं। तो अब अगर ऐसे करके आप इसका सेम ऐसे मीनिंग निकालोगे तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है? हम आपको बताते हैं। जैसे पहली लाइन में बोला गया है थंडर क्रैशेस फ्रॉम, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे कि पूरी लाइनें आ जाएं, ओके? यहां से देखिए इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसलिए थोड़ा प्यार से समझिएगा, रग्बी चैपल की हैं, और रग्बी चैपल से 2016 में भी पीजीटी में लाइनें पूछी गई, और 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए रग्बी चैपल से। तो रग्बी चैपल को आपको पढ़ना लाइन बाय लाइन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप अभी समझ ही जाओगे, ठीक है? फिलहाल मैं इसे डिटेल कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करिएगा। यहां पर पहली लाइन में बोला गया है चट्टान से बिजली कड़कती है, थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक, मतलब यहां प्रकृति की उग्रता और शक्ति दिखाई गई है। बिजली का चट्टान से टकराना मतलब जीवन के संघर्ष, कठिनाइयों
और संकटों का प्रतीक है। फिर चट्टान को मोतियाबिंद जवाब देते हैं। अरे ये क्या मतलब हुआ? द रॉक द कॉन्ट्रैक्ट रिप्लाई, ये बात नहीं, मतलब ये है, ये जो लाइन है ना वो इको की ओर संकेत करती है। जब बिजली चट्टान से टकराती है तो उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती है। ये बताता है कि प्रकृति में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतीकात्मक रूप से जीवन में संघर्ष का प्रभाव दूर तक सुनाई देता है। फिर तीसरी लाइन कहती है, लाइटनिंग डेजल आवर आइज, बिजली हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है। मतलब यहां पर यह है कि यहां चमकती हुई बिजली मानव की आंखों को अंधा कर देने वाली शक्ति का प्रतीक है। अर्थात जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें भ्रमित या विचलित कर सकती हैं। फिर लास्ट लाइन कहती है, रेरिंग टोरेंट है ब्रीज्ड, तेज धारें टूट पड़ी हैं। मतलब यहां पे बहुत तेज वर्षा, जल धाराएं दर्शाई गई हैं। यहाँ जीवन की तूफानी दौर और अत्यंत कठिन परिस्थितियों का जो है प्रदर्शन किया गया है। अगर मैं कहूं तो इन चारों पंक्तियों में कवि प्रकृति के तूफानी दृश्य का चित्रण करता है। ये दृश्य जीवन के संघर्ष, अराजकता और संकटों का प्रतीक है। इसके बाद कविता में कवि अपने पिता को ऐसे मार्गदर्शक के रूप में दिखाता है जो इन तूफानों में भी अडिग रहते हैं, जैसे पहाड़ों के बीच एक स्थिर प्रकाश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइनें हैं वो रग्बी चैपल से दोस्त ली गई हैं। और इसको मैंने इतना डिटेल क्यों किया, क्योंकि ये पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम इसको यहां से भी एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको बेहतरीन समझ आ जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है, दिया गया स्टेंजा जो है वो रग्बी चैपल कविता से लिया गया है। ये कविता मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पिता थॉमस अर्नोल्ड के लिए लिखा एक पास्टोरल, यानी एक इलेजी है, पास्टोरल नहीं कहोगे, खाली इलेजी जो है सो गीत है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने 19वीं सेंचुरी के एक अंग्रेजी कवि, और जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो 19वीं शताब्दी के एक इंग्लिश कवि और आलोचक थे। ये मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है। इस कविता में वह अपने पिता की खूबियों के बारे में बताते हैं कि उनके पिता के अंदर कौन कौन सी खूबियां थी। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। द रेफरेंसेस ऑफ, अब किसका? हिक्सेज, सिबला, ठीक है, एल्सली डाउन्स का जिक्र यहां मिलता है। कहां मिलता है? पहले फिर से, पहला वर्ड कौन सा है हमारा? हिंगसेज, दूसरा सिबला, तीसरा एल्सली, एल्सली डाउन्स। ये तीनों वर्ड कहां नजर आते हैं? और तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थायरसिस की कभी कभी ये 3 वर्ड दे रखते हैं, एक और एक्स्ट्रा कोई दे दिया जाता है, जैसे हिंगसेज दे दिया, सिवला दे दिया, इल्सली दे दी, इल्सली डाउन दे दिया, तो ये तीनों दे देंगे, एक और एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि कौन सा नहीं है, तो ये तीनों वर्ड एकदम रट मारो। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपके थायरसिस के हैं। कौन कौन से? हिंगसेज, सिवला, एल्सली डाउन्स, थायरसिस के हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, समझो। बोला गया है कि इट हैज बीन taken from the title Theocritus poem and was written by Matthew Arnold in December 1865 to commemorate his father Arthur Hugh Law, who had died in November 1861 aged only 42। ये एज कभी कभी पूछ लेते हैं, आगे देखना जिक्र होगा। ठीक है, बोला गया है हिंगसेस, सिबला, डाउन्स कविता थायरसिस, ये तीनों शब्द थायरसिस में मिलते हैं। ये थियोक्राइटिस की कविता के टाइटल से लिया गया है। इसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिसंबर 1865 में अपने दोस्त आर्थर ह्यू क्लॉ की याद में लिखा था, जिनकी नवंबर 1861 में सिर्फ 42 साल की उम्र में मौत हो गई। तो ध्यान बनाए रखना, आर्थर ह्यू क्लॉ जिनकी उम्र मात्र 42 साल में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑन द अर्थ, धरती पर मरने वाले इंसानों की जिंदगी का रास्ता क्या है? कुछ नहीं, फिर वे मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। नथिंग एंड देन दे डाई, यही तो है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, और देन दे डाई वो जन्म लेते हैं, फिर वे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और कोई नहीं पूछता। पेरिस का मतलब खत्म हो जाते हैं, एंड नो वन आस्क्स, उन्हें कोई नहीं पूछता। द अबव साइटेड लाइंस अपीयर्स इन, ये जो ऊपर बताई गई लाइनें किस में से हैं? तो ये भी रग्बी चैपल की हैं। मैंने क्या बताया देखो पीजीटी 2021 में, तो पीजीटी 2021 में रग्बी चैपल की जो पोएम की लाइनें पूछी गई हैं, और वो भी 2 नंबर में, एक ही पोएम से। अब आप समझ जाओ कि रग्बी, और ये नहीं है कि 2021 में,
इससे पिछले जो पेपर 2016 में हुआ उसमें भी रग्बी चैपल से पूछा गया है। तो रग्बी चैपल कितनी इंपॉर्टेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड की, जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, ऊपर दी गई लाइनें रग्बी चैपल से हैं जो विक्टोरियन कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने पिता थॉमस आर्नोल्ड की मौत पर लिखी। ये एक मशहूर यानी कि बहुत अच्छी इलेजी है। मैथ्यू आर्नोल्ड की कुछ और भी रचनाओं के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जिनको आपको क्या करना है, पढ़ करके जाना है। जैसे दी स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, सोराब एंड रुस्तम, कल्चर एंड अनार्की, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एम्पीडोकल्स ऑन एटना, ठीक है, बॉल्डर डेट वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी हैं। तो ये कम से कम इतनी पोइम्स को आपको अच्छे से पढ़कर जाना ही है अगर मैथ्यू आर्नोल्ड को आप पढ़ रहे हो। और मैंने ये सभी पोइम्स करा रखी हैं, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। थायरसिस वाज रिटन टू कमोमरेट, थायरसिस किसकी याद में लिखा गया था? तो थायरसिस जो है वो आर्थर ह्यू क्लॉ की याद में लिखा गया था। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। देखो थायरसिस क्या है, एक पास्टोरल इलीजी है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई दिसंबर 1865 में। और इनके एक दोस्त थे जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी थी, उनका नाम था आर्थर ह्यू क्लॉ। इनकी मृत्यु, आर्थर ह्यू क्लॉ की मृत्यु 1861 में हो गई थी और उस समय ये मात्र 42 साल के थे, ठीक है। कैरेक्टर थायरसिस वाज अ शेफर्ड इन वर्जिल्स सेवेंथ एक्लॉग्स, और लास्ट में बोला गया है कि वर्जिल के 7वें एक्लॉग में थायरसिस नाम का किरदार एक चरवाहा था। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया, मैथ्यू आर्नोल्ड इज नोन एज, मैथ्यू आर्नोल्ड को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये एक पोइट और क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन पर जाएंगे, पोइट एंड क्रिटिक, कवि और आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। और ये विक्टोरियन एज के पोइट थे, ध्यान बनाए रखना। तो यहां से समझो मैथ्यू आर्नोल्ड को एक पोइट और क्रिटिक के रूप में जाने जाता है। इंग्लिश पोइट हैं, कल्चरल क्रिटिक एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलेजिक पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके कुछ मेजर कलेक्शंस हैं और इनको ध्यान बनाए रखना, इनके कौन कौन से मेजर कलेक्शन है। द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोइम्स 1849 में आई है, ठीक है। एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोइम्स 1852 में आई है। इसके बाद पोइम्स 1853 में आई है। फिर हम बात करते हैं हिज फेमस पोइम्स में सोराब एंड रुस्तम 1853 में, द स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल, थायरसिस, डॉबर बीच। हिज फेमस क्रिटिकल वर्क इनके कौन से हैं? इसे इन क्रिटिसिज्म, इसके बाद में कल्चर एंड एनार्की, ये इनके कुछ एसेज है जो कि 1860। कल्चर एंड एनार्की तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खूब पूछा जाता है यहां से। अगला 20 नंबर पे हम बात करेंगे इन, यानी कि दी स्कॉलर जिप्सी, दी स्कॉलर जिप्सी इज, स्कॉलर जिप्सी क्या है? दी फार्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट दिखाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा? सी ऑप्शन दोस्त। स्कॉलर जिप्सी में स्कॉलर जिप्सी कौन है? तो एक पुराना ऑक्सफोर्ड का विद्यार्थी होता है, वही जो है स्कॉलर जिप्सी है। जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। बोला गया है द स्कॉलर जिप्सी में स्कॉलर जिप्सी ऑक्सफोर्ड का एक पुराना स्टूडेंट है जो सच की तलाश में है। ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर जिप्सियों से जुड़कर उनकी विद्या सीखता है और उनके साथ दुनिया में घूमता है। ये कविता मैथ्यू आर्नोल्ड का जीवन के प्रति नजरिया दिखाती है। यह जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पर आधारित है। कविता की शुरुआत की लाइनें हैं, जाओ क्योंकि वे तुम्हें चरवाहे यानी कि पहाड़ी से बुलाते हैं। ये इनकी कुछ शुरुआत की लाइनें हैं, यहां पर आप गो फॉर दे कॉल यू सफर्ड फ्रॉम द हिल। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 21 नंबर पे बोला गया है हु बिलीव दैट पोएट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कौन मानता है कि इंसानों के ज्ञान बनाने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कविता का अहम रोल होता है, अहम इस्तेमाल होता है। सरल भाषा में कहें तो इंसानों को ज्ञानी बनाने में, अगर व्यक्ति अपने आप को नॉलेजेबल विद्वान बनाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो उसके जीवन में जो पोइम्स होती हैं, कविताएं होती हैं, वो अहम रोल प्ले करती हैं। ऐसा कौन कहते थे? मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करें। इंसान के ज्ञानी बनने और आगे बढ़ने के प्रोसेस में कविता का बहुत इस्तेमाल होता है। ये लाइन मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता, एक पोइम है द स्टडी ऑफ पोइट्री, वहां से ली गई है। अगला एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है,
बोला गया है इस ऐसे में अर्नोल्ड ने इस बात पर जोर दिया कि कविता सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि ज्ञान और नैतिक गाइडेंस का भी जरिया है। टूटते हुए पंथों को जमाने में कविता धर्म की जगह ले लेगी। हम जिंदगी को समझने, हमें दिलासा देने और हमें सहारा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कविता की तरफ जाएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज, मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस तरह काम किया? तो एक स्कूल इंस्पेक्टर की तरह। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड एक इंग्लिश पोइट हैं, ठीक है, और कल्चरल क्रिटिक थे जिन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया। बट एज अ स्कूल इंस्पेक्टर, थोड़ा सा और ये भी समझ लीजिए, वह रग्बी स्कूल के मशहूर हेडमास्टर जो थॉमस अर्नोल्ड के बेटे थे। मतलब ये हुआ कि मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड था और थॉमस अर्नोल्ड एक बहुत ही फेमस स्कूल के, रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन डॉबर बीच, और ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन डॉबर बीच, यानी कि डॉबर बीच, इनमें से किस में डॉबर बीच का जिक्र नहीं है? तो देखो, कौन सा थिंग्स फॉल अपार्ट का जो है जिक्र नहीं है। अब मैं बता देता हूं, डॉबर बीच जो है किसने लिखी? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई और ये 1867 में न्यू पोएम्स के संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर देता हूं। फारेनहाइट 451, फारेनहाइट 451 का मतलब है इसमें डॉबर बीच का जो लेसन होता है, पार्ट महत्वपूर्ण दृश्य में आता है। कैच 22 भी आता है, इसमें भी अर्नोल्ड का उल्लेख मिलता है। आई कैप्चर द कैसल, यहाँ भी डॉबर बीच का संदर्भ मिलता है। लेकिन जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इसमें डॉबर बीच का कहीं पर भी कोई संदर्भ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ए कौन सा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट का प्रयोग कहीं नहीं मिलता डॉबर बीच में। डॉबर बीच इज अ लिरिक पोइम, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। इट वाज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश हुई है 1867 में न्यू कलेक्शन पोइम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर पे अगर हम बात करें तो बोला गया, हु सेड अर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोइट। ये हेराल्ड ब्लूम ने बोला है। हेराल्ड ब्लूम का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जरा समझ लीजिएगा, हेराल्ड ब्लूम जो थे वो येल यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। उनका मानना था कि अर्नोल्ड एक अच्छे कवि हैं, लेकिन उनकी कविता में मौलिकता कम है और वे पूर्ववर्ती कवियों से अत्यधिक प्रभावित हैं, ठीक है। अर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट, उन्होंने बेस्ट तो बताया, अब वेरी गुड बहुत अच्छा भी बताया, बट हाईली डेरिवेटिव पोइट, लेकिन उनकी कविता में मौलिकता नहीं है, वे पूर्ववर्ती कवियों से अत्यधिक प्रभावित हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है दूसरों से प्रभावित होना या उधार ली गई शैली, ये कह सकते हो डेरिवेटिव, ठीक है। तो हेराल्ड ब्लूम थे, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला, अगर हम बात करें सोराब एंड रुस्तम की, तो सोराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। जो सोराब एंड रुस्तम किससे प्रेरित है? तो सैनामा से प्रेरित है। और सैनामा को किसने लिखा? फिरदौसी ने लिखा था। कोई सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सहनामा, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है। अब जरा यहां से इसके एक्सप्लेनेशन को देखो और मजा आएगा। सोराब एंड रुस्तम एक नरेटिव पोइम है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेजिक थीम मिलती है इसमें। सबसे पहली बारी 1853 में पब्लिश कराई गई थी, किसके? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और ये इंस्पायर्ड है, सहनामा किससे प्रेरित है? फिरदौसी की सहनामा से। यानी कि सोराब एंड रुस्तम जो है वो फिरदौसी की सहनामा से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। लॉन्ग एपिक पोइम पब्लिश्ड इन 1832। अब देखो, सोराब एंड रुस्तम कब आई थी? 1853 में आई थी। किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ये पोइम किससे प्रेरित थी? तो एक फारसी महाकाव्य था, ठीक है। एपिक था, लॉन्ग एपिक, फारसी में लिखा हुआ। सहनामा उससे प्रेरित है, और सहनामा के रचयिता थे फिरदौसी, ठीक है। इसमें होता क्या है, पिता और पुत्र का अनजाने में युद्ध दिखाया जाता है। एक ट्रेजिक आयरनी होती है जिसमें वीरता और नियत की बात होती है, ठीक है। हमने फिलहाल डिटेल इसको पढ़ा रखा है। हमने क्या कहा, एक ही बात कह रहा हूं, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां सब चीजें मिल जाएंगी आपको। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉन्स द डेथ ऑफ। मेमोरियल वर्सेस किसकी मृत्यु पर लिखी गई है, ठीक है। तो किसकी? तीन लोग थे इसमें। तो ये कविता तीन महान कवियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। तीन महान कवि कौन थे? एक गोएथे थे, बायरन थे और विलियम वर्ड्सवर्थ थे। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर।
ये देखो, आर्नोल्ड मानते थे कि वर्ड्सवर्थ के साथ एक महान काव्य युग जो है वो समाप्त हो गया। मैथ्यू आर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ गोएथे, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। गोएथे इज बीमर्स स्लीप, ग्रेस लॉन्ग सिंस saw बायरन स्ट्रगल सीज वर्ट द वर्ड्सवर्थ टूम। ये पूरा डिटेल पढ़ोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम 27 नंबर पे चलते हैं। क्या बोला गया? हाउ डज डॉबर बीच ट्रीट द सी। डॉबर बीच में सी का प्रयोग, डॉबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। अब सी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो एक इमेज के रूप में, प्राकृतिक दृश्य के रूप में, मेटाफर के रूप में फेथ का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तभी तो इस कविता की पहली लाइन होती है दिस सी इज काम टू नाइट, आगे चलकर सी ऑफ फेथ का प्रयोग होता है, यानी कि समुद्र जो होता है, सी होता है वो आस्था का, फेथ का, और लहरों का जो पीछे हटना है वो धार्मिक विश्वास को कम होना दिखाया जाता है। मलंकलिक लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, आस्था के घुटने की दुखद ध्वनि की बात करते हैं। विक्टोरियन युग का फेथ क्राइसिस इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग किस पे, पोइम पर चलते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं ये जो सी है वो किसको, इसमें से एक को नहीं, सी ऑप्शन पे ही चलते हैं, सी का सी। दिस सी इज यूज्ड एज एन इमेज, अभी अभी हमने कहा कि सी को एक इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर के तौर पे कह सकते हो, अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, जो दुख, यानी कि जो दुख के हमेशा रहने वाले नोट को दिखाता है, टोन को दिखाता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम। अब बताओ सोराब और रुस्तम जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन देख लो। सोराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड की कैसी पोइम है, एक नरेटिव पोइम है, पब्लिश कब हुई 1853 में, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ठीक है। फॉलोज अ होमरिक बेन, द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फिरदौसी शहनामा। पीछे हम बहुत डिटेल कर ही चुके हैं। 1853 में पब्लिश हुई, ये ब्लैंक वर्स में है, होमरिक स्टाइल को फॉलो करती है, कहानी फिरदौसी के शहनामा से ली गई है। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टच स्टोन मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो द टच स्टोन मेथड किसने दिया, तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये टच स्टोन मेथड दिया गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। बोला गया टच स्टोन मेथड जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कॉइन किया गया। मैथ्यू आर्नोल्ड एक विक्टोरियन पोइट और क्रिटिक है, विक्टोरियन एज के। ही इंट्रोड्यूस द टर्म, और उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया अपने एक एसे में, उसका नाम था द स्टडी of poetry to denote short distinctive passages selected from the works of great poet which are used to determine the, जरा इतना समझ लो पहले। बोला गया है कि टच स्टोन मेथड एक शब्द है जिसे मशहूर विक्टोरियन कवि और क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड ने कॉइन किया। उन्होंने इस शब्द को अपने निबंध द स्टडी ऑफ पोइट्री में महान कवियों की रचनाओं से चुने गए छोटे छोटे खास हिस्सों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जिनका इस्तेमाल तुलना करके दूसरे हिस्सों या कविताओं को बेहतरीन तय कि वो कविता इनकी बेहतरीन है या नहीं, यह तय करने के लिए किया जाता है टच स्टोन मेथड का इस्तेमाल। एक्सीलेंस ऑफ द अदर पैसेजेस आर पोएम्स बाय कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर पे, देखो क्या कहा गया है, पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, द अबव डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय। कविता बस कहने का सबसे मजेदार, कविता बस कहने की सबसे मजेदार और परफेक्ट तरीका है जिस तक इंसान के शब्द पहुंच सकते हैं, ऊपर दी गई परिभाषा किसने दी, तो कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू आर्नोल्ड ही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको समझ लो अच्छे से क्या है। अर्नोल्ड के अनुसार कविता जीवन की क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, ये सत्य और सुंदरता के नियमों के अंतर्गत जीवन की व्याख्या करती है। पोइम मानव अनुभव की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। कविता के द्वारा हम दिल की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में भविष्य में कविता धर्म और दर्शन का स्थान भी ले सकती है, किसकी, मैथ्यू आर्नोल्ड की दृष्टि में। तो सोचो कितना, ये जो बात हमने बताई है वही चीजें इसमें लिखी। अगला 31 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, पीजीटी 2016 में आया है,
फेथफुल शेफर्ड का उल्लेख किस कविता में मिलता है? तो रग्बी चैपल में मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द रेफरेंस फेथफुल शेफर्ड अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? सीधी सी बात, फेथफुल शेफर्ड का उल्लेख किस कविता में? तो रग्बी चैपल। अब हुआ क्या कि जो फेथफुल शेफर्ड का प्रतीक अर्नोल्ड ने अपने पिता के लिए प्रयोग किया, शेफर्ड मार्गदर्शक के लिए यूज हुआ है। थॉमस अर्नोल्ड को नैतिक नेतृत्व देने वाला बताया गया है। ठीक है, अब इसको यहां से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये जो रग्बी चैपल है वो कब पब्लिश हुई है? 1867 में। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ अर्थ। विलियम बसवर्थ के लिए लाइनें लिखी गई, कविता है मेमोरियल वर्सेस। इसमें अन्य भी हैं। इस कविता में अर्नोल्ड ने, गोएथे, बायरन, बसवर्थ तीनों पर शोक व्यक्त करते हैं, परंतु विशेष सम्मान जो है वो विलियम बसवर्थ को देते हैं। और जो ऊपर की पंक्तियां हैं वो बसवर्थ की प्रकृति प्रेमी और आध्यात्मिक दृष्टि को दर्शाती हैं। तो ये जो लाइनें हैं वो विलियम बसवर्थ के लिए, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, बोला गया है कि ये जो लाइनें हैं वो विलियम बसवर्थ के लिए लिखी गई हैं, मेमोरियल वर्सेस से ली गई लाइनें हैं। ठीक है, दिस पोएम फोकसेस ऑन द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये एक इलेजी है, मेमोरियल वर्सेस, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। इट इज अर्नोल्ड ट्रिब्यूट, और इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एक रोमांटिक पोइट विलियम बसवर्थ। और इसके अलावा भी बायरन, गोएथे, इनको भी, जो कंटेम्प्रेरीज होती हैं विलियम बसवर्थ के, इनको भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मेमोरियल वर्सेस में विलियम बसवर्थ के अलावा गोएथे और बायरन, इनको भी जो है शोक व्यक्त करते हैं, इन तीनों के ऊपर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन इन तीनों में विशेष सम्मान विलियम बसवर्थ को ही मिलता है। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। अब बताओ इनमें से कौन सी ग्रीक ट्रेजेडी है जो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है भाई? मीरोप, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो यहां से, द ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, वो कौन सी है? मीरोप है, जो कि पब्लिश हुई 1858 में। अगला देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सरल सा क्वेश्चन है। थार्सिस के बारे में पूछा गया है कि थार्सिस वाज रिटन बाय अर्नोल्ड कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर यूक्लो हु हैड डाइड इन 1861 एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में। मतलब ये है, जो थार्सिस पोइम है उसमें आर्थर ह्यू क्लॉ की आयु पूछी गई है, कितनी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले तो ये बता दो, ये जो कविता है वो थार्सिस है, किसको समर्पित है ये कविता? आर्थर ह्यू क्लॉ के लिए। ठीक है, आर्थर ह्यू क्लॉ का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1819 में हुआ था, ऐसे समझो, 1819 में हुआ था। और आर्थर ह्यू क्लॉ की मृत्यु हो गई थी 1861 में। 1861 में, तो टोटल कितनी, 42 सालें हो गई कि नहीं हो गई? तो 42 साल की उम्र में जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। थायरसिस क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है, जिसमें अर्नोल्ड ने अपने मित्र ह्यू क्लॉ की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। कुछ है ही नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहां पर लिखी है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1819 में हुआ, मृत्यु 61 में। किनकी? आर्थर ह्यू क्लॉ की बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो अर्नोल्ड समझ लो कहीं। ठीक है, तो 1819, 1861 में से 1819 घटा दोगे तो 42 साल आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर पे देखो क्या कहा गया है, एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। प्यारा सा है क्वेश्चन हमारा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम स्टिकिंग फ्रॉम द पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, डॉबर बीच से ये ली गई हैं, ध्यान बनाए रखना। कहां से? ये जो पंक्तियां हैं वो डॉबर बीच की हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। दुनिया एक सपनों की भूमि जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में ये भ्रम और संघर्ष से भरी है। अंतिम पंक्तियां मानव जीवन की अनिश्चितता और संघर्ष को दर्शाती हैं, उसी का उल्लेख करती हैं। ठीक है, अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन में ये लाइनें कहां से ली गई हैं? तो डॉबर बीच पोइम से ली गई हैं। किसके द्वारा डॉबर बीच लिखा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। है क्या? एक लिरिक पोइम है। ठीक है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये सबसे पहली बार 1867 में एक कलेक्शन आया था न्यू पोइम्स करके, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है
द ग्रीक प्लेराइट हु इज रेफर्ड टू इन डॉबर बीच। डॉबर बीच में उल्लेखित एक ग्रीक नाटककार हैं जिनका नाम था सोफोक्लीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोफोक्लीज 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक ट्रेजेडियन थे। कौन थे, ग्रीक ट्रेजेडियन थे, ध्यान बनाए रखना। डॉबर बीच में अर्नोल्ड कहते हैं कि सोफोक्लीज भी समुद्र की ध्वनि में मानव दुख को सुना था। ऐसा मानते हैं डॉबर बीच में, मैथ्यू अर्नोल्ड ऐसा मानते हैं कि जो सोफोक्लीज है उनने भी समुद्र की जो ध्वनि होती है उसमें मानव दुख को सुना था। यहां से देखो, ठीक है, और ये एक क्लासिकल ट्रेडिशन और मॉडर्न क्राइसिस के बीच संबंध को दर्शाता है, ये जो पोइम है पूरी की पूरी। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। टच स्टोन कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, द स्टडी ऑफ पोइट्री में, किसमें, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा हम इसको यहां से समझ लेते हैं, ये टच स्टोन मेथड किसके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और मैथ्यू अर्नोल्ड एक फेमस विक्टोरियन पोइट और क्रिटिक हैं। ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोइट्री, और ये जो टर्म है उन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री में जो है इस्तेमाल किया, इजाद किया। तो इसका सोर्स क्या है, टच स्टोन मेथड का स्टडी ऑफ पोइट्री। ठीक है, टच स्टोन कॉन्सेप्ट किसने दिया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अच्छा, ये टच स्टोन होता क्या है एक्चुअली, जो महान कवियों की जो श्रेष्ठ पंक्तियां होती हैं, पैसेजेस होती हैं, ठीक है, उनको मानक बना करके तुलना करना। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty who among the following made the above statement। तो पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये तो बता ही चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं नोट डाउन कर लो। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ क्या, तो पोएट्री को बताया उन्होंने। ये कथन द स्टडी ऑफ पोएट्री में मिलता है। कविता बराबर जीवन की आलोचना, यानी कि पोएटिक ट्रुथ बराबर पोएटिक ब्यूटी, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, पोएटिक ट्रुथ बराबर पोएटिक ब्यूटी किसके द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर भी बढ़ते हैं, क्या बोला गया एक्सप्लेनेशन में। बोला गया है कि ऊपर दी गई जो स्टेटमेंट है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोएट्री, और ये आया था 1880 में। कहाँ जा रहा है, ये लो, 1880 में आया था ये। उसमें ये बात कही थी, अर्नोल्ड का मानना था कि कविता की कला में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, यह वह कला है जिसमें विचार ही सच्चाई होते हैं। 39 नंबर पे देखो क्या कहा गया, रग्बी चैपल इज अ पोइम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ। रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोइम है जो उन्होंने अपने पिता की याद में लिखी थी। तो कौन सा, सी फादर, है ना, थॉमस अर्नोल्ड। अब इसके एक्सप्लेनेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बोला गया है रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड की एक कविता है जो उन्होंने अपने पिता की याद में लिखी। उनके पिता का नाम था मैथ्यू अर्नोल्ड। विक्टोरियन युग के दौरान एक ब्रिटिश कवि और आलोचक थे। 1837 में अर्नोल्ड पहली बार रग्बी स्कूल गए जहां उनके पिता हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। 40 नंबर पे बोला गया है द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय लाइन नाइट इज टेकन फ्रॉम द पोएम बाय। मैसूर लाइन है जहां अनजान सेनाएं रात के अंधेरे में बढ़ती हैं। ये कविता कौन सी कविता से ली गई है, तो डॉबर बीच से ली गई है, मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉबर बीच। ठीक है, डी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, कहां पर जाएंगे, डी ऑप्शन पर। जरा इसको समझ लेते हैं। ये जो डॉबर बीच है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, लिरिक पोइम है। ठीक है, अब सबसे पहली बार ये 1867 में एक पोइम्स का कलेक्शन, न्यू पोइम्स करके कलेक्शन आया था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। बस इतनी ही लाइन तुम्हें याद रखना, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। ठीक है, यही तुम्हारा कल, बिकॉज इन पोइट्री, पूरा तो वहां पे याद ध्यान नहीं बनाए रखोगे, लेकिन हमने क्या बताया, सिर्फ इतना वर्ड याद रखना, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। ये दावा कहां किया गया, तो द स्टडी ऑफ पोइट्री में, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। इस निबंध में अर्नोल्ड ने कहा द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। मतलब क्या हुआ कि समय के साथ मानव जाति कविता में और अधिक स्थिर सहारा खोजेगी। विज्ञान और पारंपरिक धर्म
जीवन की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती, कविता का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो जो पोइट्री का फ्यूचर है वो इमेंस है एकदम, यानी कि कविता ही जीवन की सच्ची आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, ऐसा बोला। इसमें मुख्य विचार करे गए थे, हाई सीरियसनेस की बात की गई थी, पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात की गई थी, पोइटिक ट्रुथ प्लस पोइटिक ब्यूटी की बात की गई थी, टच स्टोन मेथड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात करी गई थी। तो अर्नोल्ड की दी स्टडी ऑफ पोइट्री, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री मीन्स, ये कहाँ है, स्टडी ऑफ पोएट्री की लाइनें मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई हैं। ये सब हमने आपको सब कुछ बता दिया है दोस्त। ठीक है, अब जरा यहां से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि, यार एक मिनट, ये थोड़े एग्जाम पॉइंट्स हैं, हम कहाँ इसका वो कहाँ चला गया है, ऑप्शन कहाँ चले गए, ये कुछ बीच बीच में एग्जाम पॉइंट्स आ गए हैं, इसे भी चलो समझा ही देते हैं। ही टॉट क्लासिक्स रग्बी at rugby and become inspector of schools under the government. On the recommendation of Lord Lansdowne, he got the Newdigate Poetry Prize for Cromwell for the poetry for a period of 10 years, 1857 to 1867. He was the professor of poetry at Oxford. At Oxford, he delivered his famous lectures on translating Homer. Identify him. तो वो कौन थे, मैथ्यू आर्नोल्ड थे। पूरा मैं बता देता हूं, उन्होंने रग्बी में क्लासिक्स पढ़ाया, लॉर्ड लैंसडॉन की रिकमेंडेशन पर सरकार के तहत स्कूलों में इंस्पेक्टर बने, उन्हें क्रॉमवेल के लिए न्यूटीगेट पोइट्री प्राइज मिला। 10 साल 1857 से लेकर के 1867 तक वे ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर रहे। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने होमर के ट्रांसलेट पर अपने मशहूर लेक्चर दिए। आपको पहचानना है वो कौन है, ये किसकी चर्चा हो रही है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड की चर्चा हो रही है दोस्त, यहां पर जाएंगे हम। अगला बोला गया है कि हु इज द ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज, तो मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला पॉइंट है, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड। अगला पॉइंट है, वेन डिड ही बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, 1857, 10 साल के लिए रहे थे, 67 तक। अगला, ही रिकमेंडेड हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, सॉरी, हु रिकमेंडेड, तो किसने रिकमेंड किया था, जीवन की बहुत गंभीरता और आलोचना की सलाह कौन देता है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड देते हैं। अगला, Francis Garland was intended to satirize and reform the great middle class of England, whom he called the Philistines. कविता जीवन की आलोचना है, ऐसी, सॉरी, क्या है, फ्रैडशिप्स की बात हो रही है। तो फ्रैडशिप्स गारलैंड का मकसद इंग्लैंड के बड़े मिडिल क्लास का मजाक उड़ाना और उसे सुधारना था, जिसे वे फिलिस्तीन कहते हैं। अगला क्या है, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी, हु सेड, किसने कहा। कविता जीवन की आलोचना है ऐसी शर्तों के तहत जो कविता की सच्चाई और कविता की सुंदरता के नियमों द्वारा ऐसी आलोचना के लिए तय की गई है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोइट्री में ये बात कही है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोइट्री में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थीम ऑफ सोराब रुस्तम हैज बीन टेकन फ्रॉम शहनामाज बाय फिरदौसी। सोहराब एंड रुस्तम जो कि 1853 में आई है, की थीम शहनामा से ली गई, और शहनामा को किसने लिखा, फिरदौसी ने। मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला, मैथ्यू आर्नोल्ड lament for the death of his friend Arthur Hugh Clarke in Thyrsis। बोला मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने दोस्त आर्थर क्लॉक की मृत्यु पर दुख जताते हैं, किसमें, थायरसिस में। अगला, bonding between two worlds, one is dead and other powerless to be won, with no bear yet to rest my head, like these on earth I bid forlorn, where do these lines appear। बोला गया है, दो दुनियाओं के बीच भटकता हुआ, एक मर गया, दूसरा पैदा होने के लिए लाचार है, सिर टिकाने की अभी कोई जगह नहीं, इनकी तरह धरती पर मैं अकेला इंतजार कर रहा हूं, ये लाइनें कहाँ हैं, तो अर्नोल्ड के स्टेंजाज फ्रॉम द ग्रांड चेस्ट्रूज से ली गई हैं। ठीक है, ये लाइनें कहाँ से, मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेंजाज फ्रॉम द ग्रांड चेस्ट्रूज। अगला है हमारा, द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज neither to find fault nor to display the critic's own learning nor influence. It is to know the best which has been thought and said in the world, who said,
अर्नोल्ड्स इन एसेन क्रिटिसिज्म, मतलब क्या हुआ, क्रिटिसिज्म का काम ना तो गलती ढूंढना है और ना ही क्रिटिक्स की अपनी सीख या असर दिखाना है, ये जानना है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा सोचा और कहा गया है किसने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एसेज इन क्रिटिसिज्म में। Which work of Arnold is appealia for liberality, liberality a religion? तो लिटरेचर एंड डॉगमा, डॉगमा क्या होता है, कट्टरता के लिए बोलते हैं। तो अर्नोल्ड का कौन सा काम धर्म की उदारता की अपील है, तो लिटरेचर एंड डॉगमा। बहुत है ये तो यार, चलो पढ़ ही देते हैं जल्दी जल्दी, फिर एमसीक्यूज पर चलते हैं। इन विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड डू वी फाइंड द टर्म लाइक कल्चर, बारबेरियन, फिलिस्तीन, हेब्रिज्म? तो आपको ये बताना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का ऐसा कौन सा वर्क है जिस किताब में हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे कल्चर, बारबेरिज्म, फिलिस्तीन, हेब्रिज्म। ये किताब 1669 सॉरी 1869 1869 में लिखी गई कल्चर एंड एनार्की की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सभी चीजें हमको कहाँ मिलती हैं, कल्चर एंड एनार्की में। बाय विच टर्म अरिस्टोक्रेट क्लास आर नोन? जो अरिस्टोक्रेट क्लास है वो किस शब्द से जाना जाता है, तो बारबेरियन। ठीक है, अरिस्टोक्रेट क्लास बारबेरियन है, मिडिल क्लास के लिए फिलिस्तीन है, और मॉरल एजुकेशन द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर मॉरल एजुकेशन तो हेब्रिज्म। अर्नोल्ड ने नैतिक शिक्षा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो था हमारा हेब्रिज्म। ठीक है, अब आ गए देखो फिर से एमसीक्यूज पे इतनी देर बाद। एमसीक्यूज ये है कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड टच स्टोन्स हेल्प्स अस टेस्ट ट्रुथ एंड सीरियसनेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट पोएट्री। व्हाट आर द टच स्टोन्स? मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार टच स्टोन हमें सच्चाई और गंभीरता को परखने में मदद करते हैं, जो सबसे अच्छी कविता बनाते हैं। टच स्टोन क्या है, तो सी ऑप्शन जाएंगे, महान मास्टर्स की लाइनें और एक्सप्रेशन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। अगला क्वेश्चन क्या है, यही बात उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दी है तो कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। 43 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नो नो दाउ हैस्ट नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स फॉर व्हाट बियर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन टेस्ट दैट रिपीटेड शॉक अगेन एंड अगेन exhaust the energy of strongest soul and numbs the elastic powers. Who does the poet address here? ये जो लाइनें हैं वो स्कॉलर जिप्सी से ली गई हैं, ध्यान बनाए रखना। और इन लाइनों में कवि कहते हैं कि सामान्य मनुष्य का जीवन बार बार के परिवर्तन, संघर्ष और मानसिक झटकों से थक जाता है। रिपीटेड शॉक्स और इलास्टिक पावर का शून्य हो जाना ये आधुनिक जीवन की थकान और आध्यात्मिक खालीपन का प्रतीक है। कवि स्कॉलर जिप्सी को इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि वह आधुनिक जीवन की इस भाग दौड़ से दूर है। वह शाश्वत खोज, सिंगल माइंडेड क्विस्ट में लगा है, इसलिए उसकी ऊर्जा क्षीण नहीं होती। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां वो स्कॉलर जिप्सी की हैं, और इन पंक्तियों में कवि स्कॉलर जिप्सी को ही एड्रेस कर रहे हैं। ध्यान बनाए रखना, जिसकी स्कॉलर जिप्सी की तुम्हें पता है, आधुनिक बेचैनी, मॉडर्न रेस्टलेसनेस को, लॉस ऑफ फेथ, सिंगल माइंडेड परस्यूट वर्सेस डिवाइडेड एम, पास्टोरल आइडियलिज्म, ये उसकी क्या थी, कुछ मुख्य थीम थी। तो ध्यान बनाए रखना ये सब चीजें। तो हमने क्या बताया, ये लाइनें कहाँ से हैं भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा स्कॉलर जिप्सी की लाइनें हैं। जरा हम स्कॉलर जिप्सी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई, एड्रेस किया गया स्कॉलर जिप्सी को ही, ये सब बातें हम बता चुके हैं। स्कॉलर जिप्सी 1853 में। अब हम कुछ एग्जाम पॉइंट्स की बात कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट्स में क्या बोला गया है, ये एक ऐसी पोइम की चर्चा की गई है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, डेट नरेस्ट, जिसमें एक कहानी बताई गई है राजा, और वो राजा कौन से थे, माइसेरिनस की कहानी बताती है। राजा को बताया जाता है कि 6 साल में उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है, ये इजिप्ट के राजा होते हैं। इन राजा को इन्फॉर्म किया जाता है ही वुड मीट हिज एंड इन 6 years। आइडेंटिफाई द पोइम, तो पोइम को आइडेंटिफाई करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यह कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो मिस्र के राजा माइसेरिनस की कहानी बताती है। राजा को बताया जाता है कि 6 साल में उनकी मौत हो जाएगी। कविता पहचानने को बोला गया, तो माइसेरिनस कविता का नाम है। कौन सी कविता, माइसेरिनस। अगला पॉइंट देखो, इट इज अ पोइम अबाउट एम्पीडोकल्स, अ फिलोसोफर ऑफ सिसिली, and his suicide by jumping into the crater
ऑफ द बैल्कनो आइडेंटिफाई द पोइम। आपको पोइम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एम्पीडोकलान एटना, बोला गया है इस सिसिली के एक फिलोसफर एम्पीडोकल्स और ज्वालामुखी के क्रेटर में कूदकर उसकी आत्महत्या के बारे में एक पोइम है, आपको उस पोइम को पहचानना है। तो एम्पीडोकल्स ऑन एटना। अगला है थायरसिस इज आ, थायरसिस क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है। अगला बोला गया है कि विच पोएम डिड अर्नोल्ड राइट इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने अपने पिता थॉमस अर्नोल्ड की याद में कौन सी कविता लिखी, तो रग्बी चैपल को लिखा है। अगला है दिस पोएम नरेट्स द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु वाज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट। थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, आप पढ़ लो प्यार से। सीकिंग एडवांसमेंट ज्वाइंट द जिप्सीज टू लर्न देयर लोर रोम्स इन द वर्ल्ड विद देम। क्या लिखा है, विद देम एंड स्टिल हाउस द ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड आइडेंटिफाई द पोएम द स्कॉलर जिप्सी। एक कविता एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के एडवेंचर के बारे में बताती है जो तरक्की की तलाश में थक गया है, जिप्सियों से जुड़कर वह कुछ सीखना चाहता है, उनके साथ दुनिया भर में घूमना चाहता है और आज भी ऑक्सफोर्ड के ग्रामीण इलाकों में घूमता है। कविता को पहचानना है तो उस कविता का नाम है दोस्त स्कॉलर जिप्सी। अगला बोला गया लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज द थीम ऑफ डॉवर बीच। हाँ, विक्टोरियन युग में विश्वास की कमी हो जाती है, किसकी थीम है, तो डॉबर बीच की थीम है, लॉस ऑफ फेथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, दिस लाइन अपीयर इन दी लाइन्स रिटन इन किंगस्टन गार्डन्स। इंसान ने कुछ नहीं बनाया और ना ही कुछ बिगाड़ सकता है, ये लाइन किंगस्टन सॉरी केसिंगटन गार्डन में लिखी लाइनें हैं, ठीक है, केसिंगटन गार्डन, केसिंगटन गार्डन, ठीक है, ध्यान में रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है जिसे आपको याद बनाए रखना है, ठीक है, यहां तक। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री बी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द loftiest hill who to the stars uncrowns his majesty these lines appear। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखा था शेक्सपियर करके, उसमें विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा की है, ठीक है, उसी की ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। सारा महान साहित्य असल में जीवन की आलोचना है, ये बात किसके लिए है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1888 में होगी। एक इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक थे, जिन्होंने एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में भी काम किया। 1865 में इनका एक वर्क आया था एसे इन क्रिटिसिज्म, और उसी में इन लाइनों को सॉरी एसे इन क्रिटिसिज्म से इन लाइनों को लिया गया है। क्लियर हो गया। अगला बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो हाफ हाफ करके आ जाएगा, मैं हाफ हाफ करके चलो एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। मैथ्यू आर्नोल्ड्स touchstone were the short passages, even single lines of classics poetry, beside which the lines of other poetry may be placed in order to detect the presence or absence of high poetic quality। बोला गया मैथ्यू आर्नोल्ड ने टच स्टोन छोटे हिस्से थे, यहाँ तक कि क्लासिक कविता की सिंगल लाइनें भी जिनके बगल में दूसरे कवियों की लाइनें रखी जा सकती थी, ताकि हाई पोएटिक क्वालिटी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता लगाया जा सके। फिर in his study of poetry, Arnold cited touchstones from such non-English poet Homer, बोला गया as Homer and Dante, and also from English poets Shakespeare and Milton, which English poet did he disapprovingly call not one of the great classics in the list below। बोला गया है कि अपनी स्टडी ऑफ पोएट्री में अर्नोल्ड ने होमर और दांते जैसे गैर इंग्लिश कवियों और शेक्सपियर और मिल्टन जैसे इंग्लिश कवियों को भी टच स्टोन का जिक्र किया। नीचे दी गई लिस्ट में किस इंग्लिश कवि को उन्होंने नापसंद करते हुए महान क्लासिक्स में से नहीं कहा, तो कुछ लिस्ट है, चौसर है, सिडनी है, स्पेंसर है और डन है, तो चौसर को नहीं कहा, ठीक है, नहीं रखा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, बोला गया है अपनी स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने टच स्टोन का जिक्र किया है, लेकिन सिडनी, स्पेंसर और दांते को क्लासिकल
कवि माना। किसको? सिडनी, स्पेंसर और दांते को क्लासिकल कवि माना, लेकिन चौसर को नहीं माना, जिन्हें उन्होंने महान क्लासिक्स में से एक नहीं माना। ठीक है, तो क्लासिकल पोइट किसको कहा इन्होंने? तीन को। कौन कौन? सिडनी, स्पेंसर, दांते। किसको नहीं माना? चौसर को। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है द एलिजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर आर्थर क्लो एज। तो आर्थर क्लॉक की मौत पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो शोक गीत लिखा वह है कौन सी है? थायरसिस है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। थायरसिस वाज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लॉ। थायरसिस जो है किसकी मृत्यु पर लिखी गई? तो इनके एक दोस्त थे आर्थर ह्यू क्लॉ, इनकी मृत्यु पर। और कब लिखी गई? दिसंबर 1865 में। आर्थर ह्यू क्लॉ डाइड इन नवंबर 1861। बोला गया है कि थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिसंबर 1865 में आर्थर ह्यू क्लॉ की मौत पर लिखा था। आर्थर ह्यू क्लॉ की मौत नवंबर 1861 में हुई थी। माफ करना। अगला 47 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? पोएट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, वह सेड बाय। पोएट्री असल में जिंदगी की आलोचना, ये कई बार मोस्ट रिपीटेड लाइन है। ठीक है, पोएट्री असल में जिंदगी की आलोचना है, किसने कहा? ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। सीधे सीधे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने कहा था कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो बी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया था। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 48 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्नोल्ड पहले इंग्लिश क्रिटिक थे। अर्नोल्ड वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक हु स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया। अरे कौन सी बात पर जोर दिया भाई? तो बी कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर जोर दिया। ठीक है, अर्नोल्ड पहले इंग्लिश क्रिटिक थे जिन्होंने कंपैरेटिव जो है क्रिटिसिज्म पर जोर दिया। अब यहां से आप इनका पढ़ सकते हो। अर्नोल्ड पहले क्रिटिक थे जिन्होंने नेसेसिटी ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर जोर दिया, जिन्होंने कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की जरूरत पर बहुत ज्यादा जोर दिया। वह विक्टोरियन कवि और क्रिटिक थे। ही वाज द विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक, फर्स्ट मॉडर्न critic and could be called the critic's critic, being a champion not only of the great poetry but of literary criticism itself। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है इनके लिए कि वह विक्टोरियन कवियों में कवि और क्रिटिक तो थे ही थे, पहले मॉडर्न क्रिटिक थे जिन्हें क्रिटिक्स का क्रिटिक कहा जाता है, लेकिन वे ना तो महान कविता के बल्कि खुद लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी चैंपियन थे। 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड द पोएम इंटाइटल्ड डॉबर बीच। इनमें से किस कवि ने डॉबर बीच नाम की कविता लिखी थी? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा डॉबर बीच लिखी गई है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम जरा समझ लेते हैं पूरा का पूरा डिटेल। डॉबर बीच किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। डॉबर बीच एक लॉन्ग लिरिक पोइम है। सबसे पहली बार 1867 में इसको पब्लिश कराया गया था। एक पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था न्यू पोइम्स। इट्स ओपनिंग लाइन और इसकी ओपनिंग लाइन इज द शोर ऑफ द इंग्लिश फेरी पोर्ट ऑफ डॉबर कैंट फेसिंग कैनाज सॉरी कैलियस France at the Strait of Dover and northern part of the English Channel where Arnold honeymooned in 1851। मैं समझाता हूं अच्छे से इसको। पहली चीज ये है डॉबर बीच किसने लिखी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी। और डॉबर बीच एक लंबी लिरिक पोइम है जो पहली बार 1867 में न्यू पोइम्स कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इसकी शुरुआती लाइनें डॉबर कैंट के इंग्लिश फेरी पोर्ट का किनारा है जो फ्रांस के कैलिस के सामने स्टेट ऑफ डॉबर पर है, जो इंग्लिश चैनल का सबसे पतला हिस्सा है, जहां अर्नोल्ड ने 1851 यानी कि 1851 में हनीमून मनाया था। ऐसा कहा जाता है, हो सकता है उनकी प्रेमिका हो। ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया जब आप पोइम पढ़ोगे कि उनकी प्रेमिका थी या उनकी पत्नी थी। ठीक है, बस हनीमून मनाया था, ये आप मान लीजिए। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक? आप अर्नोल्ड को एक क्रिटिक के तौर पर किस कैटेगरी में रखोगे? तो अगर हम क्रिटिक के तौर पर अर्नोल्ड को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताओ भाई, है ना? तो डी क्लासिसिस्ट। ठीक है, जरा हम इसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म जो है 1822 में, मृत्यु 1888 में। विक्टोरियन पोइट और क्रिटिक हैं।
सबसे पहले मॉडर्न क्रिटिक है, कुड बी कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक, सब रिपीट है भाई, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ही फॉल्स अंडर द क्लासिसिस्ट कैटेगरी, यानी कि वह क्लासिसिस्ट कैटेगरी में आते हैं, बस इतना ध्यान लो, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करने से टाइम लेंदी हो जाती है, वीडियो वैसे ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे की बनती है। हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कविता की जीवन की क्रिटिसिज्म किसने माना? ये पहली बार में इतना डिटेल दे रहे हैं, अभी रिवीजन कराएंगे ना तो सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यूज धड़ाधड़ 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन गायब। अभी पहली पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा डिटेल दे रहे हैं, जब रिवीजन एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन कराएंगे तो सब बहुत तेजी से कराएंगे, इतना डिटेल नहीं होगा। अभी तो समझाते चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चल रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते चल रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए चीजों के बारे में। कविता को जीवन की क्रिटिसिज्म किसने माना, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, एक ही व्यक्ति थे जिसने कहा था कि कविता जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, मैथ्यू आर्नोल्ड। उन्होंने सीधे सीधे ये बात बोली थी, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ पोएट्री में, ठीक है, इसमें बोल। तो कहो तो मैं जरा समझा देता हूं। अर्नोल्ड ने, इनका एक निबंध था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ पोएट्री, में पोएट्री को क्या बोल दिया इन्होंने, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है, पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ माना, जो पोएटिक सच्चाई और पोएटिक ब्यूटी के नियमों द्वारा ऐसी क्रिटिसिज्म के लिए तय शर्तों के तहत होती थी। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी, मैथ्यू अर्नोल्ड किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अच्छा, शुरुआती आपको एक कमेंट करना है, शुरुआती एजुकेशन इन्होंने कौन से स्कूल से ली थी? मैं बता चुका हूं, दिमाग लगा के बस कमेंट कर देना आप, ठीक है। शुरुआती एजुकेशन कौन से स्कूल से ली थी? अर्नोल्ड, क्या बोला गया है कि 1841 में मैथ्यू अर्नोल्ड एक क्लासिकल स्कॉलर के तौर पर बेलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में शामिल हुए। जल्द ही उन्हें क्लासिक्स में बेहतरीन वर्क किया और पोएट्री कंपोजिशन में प्राइज भी जीता, ठीक है। सून ही शोड एक्सेलेंस इन क्लासिक्स एंड वॉन प्राइज इन पोएट्री कंपोजिशन। बोला गया है कि द बेस्ट पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स आर, मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे अच्छी कविताएं हैं, तो वो कैसी हैं, ठीक है, एलेजीज हैं, यानी कि सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। तो देखो ये याद रखने वाली बात है, मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे अच्छी कविताएं एलेजीज हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, हम इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको समझाते हैं। मैथ्यू, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर एलेजीज, पहली हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एसेज हाउएवर वर दोज ऑन लिटरेरी टॉपिक्स, जैसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1865, द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880। अर्नोल्ड कॉल्ड फॉर अ न्यू epic poem, a poetry that would address the moral needs to his readers to animate and ennoble them। बोला गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे अच्छी कविताएं एलिजीज हैं, हालांकि उनके सबसे प्रभावशाली निबंध साहित्यिक विषयों पर थी। सबसे अच्छे निबंध किस पर थे? इन्फ्लुएंशियल एसेज जो थे वो किस पर थे? लिटरेरी टॉपिक्स पर थी, साहित्यिक विषयों पर थे, जैसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, स्टडी ऑफ पोएट्री, है ना। अर्नोल्ड ने एक नई महाकाव्य कविता की मांग की, एक ऐसी कविता जो उनके पाठकों की नैतिक जरूरतों को पूरा करे, उन्हें उत्साहित और महान बनाए। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक कवि के तौर पर मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ से, जिसको मेमोरियल वर्सेस में सबसे अच्छा बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला गया है दिस स्ट्रेंज डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ with its sick hurry and divided aim, Matthew Arnold speak of this malaise in his poem। आजकल की जिंदगी की यह अजीब बीमारी, अपनी बीमारी जल्दबाजी और बटे हुए मकसद के साथ मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी कविता में इस परेशानी के बारे में, किस परेशानी के बारे में बताते हैं? तो स्कॉलर जिप्सी की जिक्र किया गया है, हम इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। इसमें अंडरलाइन इसको कर देते हैं, द स्टैंड डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ,
ठीक है, किस कविता में? स्कॉलर जिप्सी से है, ध्यान बनाए रखना। अर्नोल्ड आधुनिक जीवन में बीमार जल्दबाजी और विभाजित उद्देश्य की आलोचना करते हैं। वे स्कॉलर जिप्सी से कहते हैं कि वह इस आधुनिक बीमारी से दूर रहें। इसमें जो मुख्य थीम होती हैं स्कॉलर जिप्सी में, वो मॉडर्न अनरेस्ट, स्पिरिचुअल फटीग, आइडियल लाइफ वर्सेस मॉडर्न लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, तो स्कॉलर जिप्सी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैं इसको एक बार तेजी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत तेजी से समझ लीजिएगा कि इसमें आखिर क्या बोला गया है। अर्नोल्ड अपनी कविता द स्कॉलर जिप्सी में ऊपर बताई गई परेशानी के बारे में बताते हैं। ऊपर दी गई लाइनों में अर्नोल्ड स्कॉलर जिप्सी से गुजारिश करते हैं कि वह उन सभी से दूर रहें जो इससे परेशान है। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी इन्फेक्टेड हो जाए और मर जाए। अर्नोल्ड एक टायरियन व्यापारी नाविक की लंबी मिसाल के साथ खत्म करते हैं जो ग्रीक कंपटीटर के हमले से बचकर लाइबेरिया में एक नई दुनिया की तलाश में भागता है। लाइबेरिया में, लाइबेरिया एक जगह है, उसमें बचकर के एक नई दुनिया की तलाश में भागता है। द स्कॉलर जिप्सी 1853 में आई है, जो जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में मिली 17th सेंचुरी के ऑक्सफोर्ड कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान बनाए रखना। अगला 56 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया हु टर्म सैली एज मेलिपोइक। सैली को मेलोपोइक किसने कहा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था सैली को मेलोपोइक। किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, अर्नोल्ड ने पीबी सैली को मेलिपोइया, मेलोपोइया का मास्टर कहा। अब मेलोपोइया क्या होता है? ऐसा काव्य भाषा जो संगीतात्मक प्रभाव से अर्थ उत्पन्न करे। ठीक है, जैसे अर्नोल्ड शैली की संगीतात्मकता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें इनइफेक्चुअल एंजल भी कहते हैं। तो मेलिपोइक उसी सेंस में ये बोला था। यहां से देखो, ठीक, ध्यान बनाए रखना। अर्नोल्ड शैली के सबसे बुरे क्रिटिक थे। वह शैली को मेलोपोइया का मास्टर मानते थे, यानी ऐसे म्यूजिकल शब्दों का इस्तेमाल जिनकी आवाज से मतलब पता चलता हो। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है, अर्नोल्ड ने अपनी Arnold took the theme of his The Scholar Gypsy from Joseph Glanvill's book titled। अर्नोल्ड ने अपनी द स्कॉलर जिप्सी की थीम जोसेफ ग्लैनवेल की किताब से ली थी, उसका टाइटल क्या था? तो इस सबको पता है, देखते हैं, ऊपर क्रॉस करते हैं, इनमें से तो एक को नहीं। क्या था? द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग था, तो नन पे जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दी स्कॉलर, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। स्कॉलर जिप्सी कब आई? 1853 में, बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ठीक है, बोला गया है कि द स्कॉलर जिप्सी 1853 में जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में मिली, 17वीं सदी की ऑक्सफोर्ड कहानी पर आधारित है। इसे अक्सर अर्नोल्ड की सबसे अच्छी और सबसे पॉपुलर कविताओं में से एक कहा जाता है, और यह म्यूजिक लवर्स के लिए भी जानी पहचानी थी। ठीक है, म्यूजिक लवर्स के लिए बहुत फैमिलियर थी ये पोइम। अब हम कुछ एग्जाम पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम पॉइंट्स है, दाउ हैडेस्ट वन एम वन बिजनेस वन डिजायर, द लाइन अपीयर्स इन द स्कॉलर जिप्सी। तुम्हारा एक ही मकसद था, एक ही काम था, एक ही इच्छा थी, ये लाइन दी स्कॉलर जिप्सी में है। दूसरा, रग्बी चैपल, विच पोइम ऑफ अर्नोल्ड्स बिगिन विद कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, है ना? अर्नोल्ड की कौन सी कविता इस तरह से शुरू होती है, ठंडी उदास होकर उतरती पतझड़ की शाम, रग्बी चैपल। और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें आ गई हैं आपकी। जब हमने आपको ये डिटेल पढ़ाई थी अर्नोल्ड की शेक्सपियर सोनेट, तब उसमें खूब समझाया था इन लाइन को, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया एक सोनेट था, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, जो कि शेक्सपियर नाम ही था उनका, सोनेट का नाम ही शेक्सपियर है। ठीक, ये लाइनें कहां से? मैथ्यू अर्नोल्ड के सोनेट शेक्सपियर से ली गई हैं। अगला, ऑल पेन्स द इमोर्टल स्प्लिट
All pains, the immortal spirit must endure all weakness, which impairs all griefs, which bow find their soul speech in that victorious blow. ये भी लाइनें कहाँ से ली गई? शेक्सपियर से ली गई हैं, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। इसका मतलब सभी दर्द जो अमर आत्मा को सहने पड़ते हैं, सभी कमजोरी जो व्यक्ति को कमजोर करती हैं, सभी दुख जो झुकते हैं, उस विजयी माथे के सामने, उस विजयी व्यक्ति के सामने अपनी एकमात्र बात पाते हैं। ये लाइनें मैथ्यू आर्नोल्ड की कलम से दी शेक्सपियर के बारे में है। एक और है, लेबरर्स डेट स्मॉल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन, दिस लाइन इज आर्नोल्ड्स क्वाइट वर्क। मजदूर जो इंसान के चले जाने पर भी नाकाम नहीं होंगे, ये लाइनें आर्नोल्ड के क्वाइट वर्क से ली गई हैं। अंत हर जगह है, देखो बोला गया है द एंड इज एवरीवेयर और स्टिल हैज ट्रुथ टेक रिफ्यूज देयर, दीज लाइंस आर इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस। बोला गया अंत हर जगह है, कला में अभी भी सच्चाई है, वही शरण लो, ठीक है, कला की तरफ चले जाओ। ये लाइनें आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस में लिखी है। 58 नंबर पर देख लो क्या बोला गया है, हु इज referred as Europe's sagest head and physician of the Iron Age by Arnold. आर्नोल्ड ने किसे यूरोप का सबसे बुद्धिमान मुखिया और आयरन एज ऑफ डॉक्टर कहा, तो किसको बोला? गोइथे को बोला था। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोइथे। यहां से आप पढ़ भी देख भी सकते हो, यूरोप सजेस्ट हेड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसको बोला गया? गोइथे हैज डन हिज पिलग्रिमेज, तो गोइथे के लिए बोला गया है, ठीक है। 59 नंबर पे क्या बोला गया है, हु वाज दी फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड? मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था थॉमस अर्नोल्ड। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहां से देखो क्या बोला गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को हुआ और इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1888 को हो गई। मैथ्यू अर्नोल्ड एक इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक थे और इनके पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड था, जो कि एक फेमस रग्बी स्कूल के हेड मास्टर थे। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis? अर्नोल्ड ने थायरसिस में किसकी मौत की याद में लिखा थायरसिस को? तो आर्थर ह्यूक्ला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरसिस को लिखा किसकी मृत्यु से दुखी होकर के? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के एक दोस्त थे और उनको फेलो पोइट भी कह सकते हो, साथी कवि, जिनका नाम था आर्थर ह्यूक्लॉ। उनकी मृत्यु से दुखी होकर के मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक पास्टोरल एलेजी की रचना की जिसका नाम था थायरसिस। अब ये फ्लोरेंस बाजरेटेन, और ये लिखी कहाँ गई? फ्लोरेंस में। कब लिखी गई? 1861 में। पब्लिश कब हुई? 1866 में। इज वन ऑफ द लास्ट पास्टोरल एलेजीज कंपोज्ड बाय अर्नोल्ड, और ये अर्नोल्ड की लिखी आखिरी 100 गीतों में से एक है। 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, बोला गया है अर्नोल्ड सेलिब्रेटेड द स्कॉलर जिप्सी is based on the old legend narrated by Glenn Wells in The Vanity of Dogmatizing. अर्नोल्ड की मशहूर द स्कॉलर जिप्सी बहुत फेमस है भाई, एक पुरानी कहानी पर आधारित है जिसे ग्लैन बिल ने किसमें? द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जी? सी ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है अर्नोल्ड्स सेलिब्रेटेड पोइम, बहुत फेमस पोइम है जिसका नाम है स्कॉलर जिप्सी, और ये आई है 1853 में। ये किस पर आधारित है? ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लैन बेल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। बोला गया है अर्नोल्ड की एक मशहूर कविता द स्कॉलर जिप्सी 1853 में एक पुरानी कहानी पर आधारित है जिसे ग्लैन बिल ने द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में सुनाया था। अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी देहाती अंदाज में है, ध्यान बनाए रखना। स्कॉलर जिप्सी पास्टोरल मोड में है, देहाती अंदाज में है, इन्वोकिंग अ शेफर्ड एंड डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीज ऑफ द रूरल सीन विद ऑक्सफोर्ड इन द डिस्टेंस, जिसमें एक चरवाहे का जिक्र है और दूर ऑक्सफोर्ड के साथ एक गांव के नजारे की खूबसूरती को बताया गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया,
हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम शेक्सपियर? शेक्सपियर एक पोइम है, सोनेट है, इसका लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीजीटी की या टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये शेक्सपियर पोइम जरूर पढ़ के जाना है। मैथ्यू आर्नोल्ड इज द ऑथर ऑफ पोइम शेक्सपियर expresses great reverence of Shakespeare in this poem. He is completely bowed over by Shakespeare and says that he is the most superior with respect to contemporary playwright. मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर कविता के लेखक हैं, जो कि एक सोनेट है। वह इस कविता में शेक्सपियर के लिए बहुत सम्मान दिखाते हैं। वह शेक्सपियर से पूरी तरह प्रभावित हैं और कहते हैं कि आज के नाटककारों में विलियम शेक्सपियर सबसे बेहतर हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड्स द सोराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम। मैथ्यू आर्नोल्ड का सोराब एंड रुस्तम किसकी कहानी से ली गई है? तो सहनामा से ली गई है। सहनामा फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, राजाओं की किताब थी ये सहनामा। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो पढ़ते हैं, द थीम ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम। तो सोराब और रुस्तम कविता की थीम जो है वो फारसी कवि फिरदौसी की एक थी। सहनामा एक वर्क था, सहनामा राजाओं की किताब से लिया गया है। सहनामा क्या है? बुक ऑफ किंग्स। 64 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोइम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड? इनमें से कौन सी मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता नहीं है? फिर से चार ऑप्शन दे रखे हैं हमको। ठीक है, तो कौन सी नहीं है भाई? पढ़ लेते हैं पहले। द फॉरसेकन मरमैन है, डॉबरविच है, ठीक है, टेस्ट्रम एंड इसाल्ट है, द किंग्स ट्रेजेडी नहीं है, ये दांते गैब्रियल रोसेट्टी की कविता है द किंग्स ट्रेजेडी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं है। एक्सप्लेनेशन में, ये तो किसकी है किंग्स ट्रेजेडी? मैथ्यू आर्नोल्ड की तो नहीं है, फिर किसकी है? डीजी रोसेट्टी की है ये, बाकी सब आर्नोल्ड की है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स द कल्चर एंड अनार्की द टर्म फिलिस्तीन्स यूज्ड फॉर। देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। मैथ्यू आर्नोल्ड की कल्चर एंड अनार्की में फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? तो मिडिल क्लास के लिए, जो इंग्लिश मिडिल क्लास था उसके लिए फिलिस्तीन यूज हुआ था। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्किंग क्लास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है और एरिस्टोक्रेट क्लास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, आप कमेंट करिएगा इस चीज को। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला, अगर हम बात करते हैं हु रोट सोराब एंड रुस्तम, सोराब एंड रुस्तम किसने लिखा? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो यहां से बोला गया मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक लंबी कविता लिखी, विक्टोरियन समय में लंबी कविताएं लिखना चलन में था। सोराब बहुत बहादुर थे और एक कविता में दिखाया भी गया है। 67 नंबर का, देखो हमने क्या बताया, शेक्सपियर सोनेट को पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट। हु प्रेड शेक्सपियर दस, others avoid our question, thou art free, we ask and ask, thou smallest and art still। है ना, शेक्सपियर की इस तरह तारीफ किसने की? दूसरे हमारे सवालों पर कायम रहते हैं तुम आजाद हो, हम पूछते रहते हैं तुम मुस्कुराते रहते हो और शांत रहते हो। बी ऑप्शन, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये सोनेट लिखा गया था। 14 लाइनों का सोनेट था जिसका नाम शेक्सपियर था। ये कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, जरा इनको भी देख ही लेते हैं। बी मोर्टल मिलियंस लिव अलोन दीज लाइन्स दैट अपीयर्स। तो कहाँ? टू मार्गराइट कंटिन्यूस में आया है। ठीक है, हम लाखों लोग अकेले रहते हैं, मार्गराइट। अगला, अ गॉड देयर सेवरेंस रूल्ड एंड वेड बैट वेक्स देयर सोर्स टू बी द अनप्लम्ड साल्ट एस्ट्रेंजिंग सी। दीज लाइन्स आर फ्रॉम टू मार्गराइट। ये भी मार्गराइट से ही हैं लाइनें। ठीक है, दोनों लाइनें मार्गराइट की हैं। एक भगवान जिसने अलग होने का राज किया और उनके किनारों के बीच बनने को कहा, बिना गहराई वाला खारा अलग करने वाला समुद्र, है ना, मार्गराइट से हैं ये भी। अगला, ये भी लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सोराब रुस्तम से हैं, सोराब एंड रुस्तम से हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि चौसा लैक्स हाई सीरियसनेस, ये किसने कहा? अर्नोल्ड ने कहा था। ठीक है, हु गेव द टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड किसने दिया? मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड इज इट्स डिसइंटरेस्टेडनेस होती है, डिसइंटरेस्टेडनेस। अगला, पोएट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट द मोरल आइडियाज, इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ।
बोला गया है नैतिक विचारों के खिलाफ बगावत की कविता जिंदगी के खिलाफ बगावत बगावत की कविता है ना। नैतिक विचारों के प्रति बेपरवाही की कविता जिंदगी के प्रति बेपरवाही की कविता है, किसने कहा? अर्नोल्ड ने कहा ये। अगला बोला गया अर्नोल्ड सेलेक्ट दी सम पैसेजेस फ्रॉम होमर दांते शेक्सपियर मिल्टन टू प्रूव हिज मेथड। कौन से मेथड को प्रूव करने के लिए? तो टच स्टोन मेथड को, यानी कि अर्नोल्ड ने मेथड को साबित करने के लिए होमर दांते शेक्सपियर और मिल्टन के कुछ हिस्से चुनते हैं। ये कौन सा तरीका कहलाता है? टच स्टोन का तरीका कहलाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को प्रोज एंड रीजन यानी कि गद्य और तर्क का युग कहा। अगला 68, अब फिर से एमसीक्यूज आ गए हमारे। मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमोमरेट्स। मैथ्यू अर्नोल्ड ने रग्बी चैपल किसकी याद में है? तो इनके रग्बी चैपल जो है वो उनके पिता की मौत की याद में है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द डेथ ऑफ हिज फादर। आंसर हम पढ़ेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल, तो वही चीज है, ये एक पर्सनल इलेजी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर देखो क्या है, दी थायर्स हु इज थायर्सिस इन द पोएम ऑफ द सेम नेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी नाम की कविता में थायर्सिस कौन है? तो थायर्सिस किसके लिए यूज किया गया? जो उनके दोस्त थे ना परसिबिसी शैली के लिए, उनके लिए यूज किया गया था थायर्सिस वर्ड, अर्थर ह्यू क्लॉ के लिए, ठीक है। अर्थर ह्यू क्लॉ यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। आर्थर ह्यू क्लॉ को थायर्सिस नाम से पुकारा गया इन दी पोइम, पोइम में अर्नोल्ड के द्वारा। ही रोड दिस पोइम, और इस पोइम को दिसंबर 1865 में लिखा, कम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने दोस्त और इनके साथी कवि कह सकते हो आर्थर ह्यू क्लॉ के लिए। इनकी मृत्यु नवंबर 1861 में हो गई थी और उस समय आर्थर ह्यू क्लॉ की उम्र मात्र 42 साल थी। 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 70 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एसोसिएट विद मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन सा वर्क जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा? कल्चर एंड एनार्की है, एनवायरमेंट नहीं है। कल्चर एंड एनार्की तो लिखा है इन्होंने, एनवायरमेंट करके नहीं लिखा, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी डॉबर बीच इन्हीं का है, थायरसिस इन्हीं का है, एम्पी डॉकल्सन ऑन एटना इन्हीं का है, बाकी सब इनके हैं, पहला नहीं है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट अ। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या नहीं है? तो वो क्या नहीं है? एक एसिस्ट नहीं है, एक निबंधकार नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? एक निबंधकार नहीं है। पोइट है, क्रिटिक है, नॉवलिस्ट है, तीनों हैं, ठीक है। देखो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट अ एसिस्ट, वो एक निबंधकार नहीं है। ही वाज, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एन इंग्लिश पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक एंड नॉवलिस्ट। हिज नोटेबल वर्क, इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं, प्रशंसनीय कृतियां हैं, जैसे डॉबर बीच, स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, कल्चर एंड एनार्की।